गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर आई पढ़ेंगे। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, लिविंग का मतलब होता है सजीव और वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। बियॉन्ड अवर नेक्ड आई का मतलब होता है हमारी खुली आंखों से। हमारी आंखों से हमें बहुत कुछ दिखाई देता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हम देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे चारों ओर एक ऐसी दुनिया होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लिविंग लिविंग मतलब होता है सजीव, और लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंस है? लिविंग है वो सेल से बने होते हैं। इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, और सेल के अकॉर्डिंग, अगर हम सेल नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Unicellular organisms are those organisms which are made of single cell. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल यानी एक ही सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये हमें दिखाई नहीं देते लेकिन ये हमारे आसपास होते हैं। और मल्टीसेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मल्टीसेलुलर क्योंकि वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, पर यूनिसेलुलर क्योंकि वो सिंगल सेल से बने होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो हम इस चैप्टर में सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। फर्स्ट हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल है क्या। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल ही वो छोटी इकाई है जो कि लिविंग है, और वो सारे फंक्शंस और इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और वह सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है। सेल से छोटी कोई इकाई नहीं है जो लिविंग है और सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सके। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी ना किसी ने तो फर्स्ट सेल को देखा होगा। तो सेल की डिस्कवरी का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1653। इन्होंने बहुत ही लाइट माइक्रोस्कोप बनाया लेंस लगाकर, और उन्होंने पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया। लेकिन इन्होंने जो सेल को ऑब्जर्व किया वो डेड सेल थे। इन्होंने किस तरह के सेल को ऑब्जर्व किया? डेड सेल, दैट इज कोर्क ऑफ द ट्री। जो पेड़ होती है उसकी जो छाल होती है वो डेड सेल होती है, उसी को इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इन्हें कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो अगर क्वेश्चन आता है तो वो डिस्कवर्ड सेल, तो हमारा आंसर होगा रॉबर्ट हुक। पर फर्स्ट लिविंग सेल वो किसने देखा? वो देखा एंटोन वॉन लीवोनहुक। इन्होंने ड्रॉप ऑफ वाटर लिया, उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल क्या, हम नंबर के अकॉर्डिंग हो गया यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, लेकिन सेल के बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल है, राउंड स्फेरिकल है, ये हमारे बॉडी के एपिथेलियल सेल है जो कोलमनार है। स्मूथ मसल सेल, जो हमारी मसल्स होती है, जो उसके सेल्स होते हैं, उनका शेप होता है स्पिंडल। बोन सेल, ये बोन सेल का स्ट्रक्चर है। ओवम, ओवम स्फेरिकल होता है। न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स, ये ब्रांच्ड और इलोंगेटेड होती है। न्यूरॉन्स
कौन सी सेल होती है? जो हमारे ब्रेन से सारा इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है और बॉडी पार्ट्स से हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाती है, मैसेज ले जाती है। यह स्पर्म सेल है। ओवम एंड स्पर्म ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। इस अलावा भी हमारे बहुत सारे शेप्स होते हैं सेल के। अब हम सेल के नंबर के हिसाब से देख लिया, सेल के शेप्स देख लिए, अब हम देखेंगे इस सेल का साइज। तो द स्मॉलेस्ट साइज सेल है तो वो है माइकोप्लाज्मा, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, दैट इज माइकोप्लाज्मा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब छोटा हो गया तो बड़ा सेल, दैट इज द लार्जेस्ट सेल। ये आपको दिख रहा होगा एक, बट ये मुर्गी का अंडा नहीं, ये ऑस्ट्रिच का एग है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, इसका जो एग होता है वो एक सिंगल सेल है, लेकिन ये सबसे बड़ा सेल है। अब आते हैं लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल ये नर्व सेल जिसके बारे में अभी बताया, इसे न्यूरॉन भी कहते हैं, दैट इज वेरी लॉन्ग। सो लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल आर 3। वो कौन कौन से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। जैसे आपको दिख रहा है ये सेल की बाउंड्री है, इसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? सेल मेम्ब्रेन एक तो सेल को शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है, इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होते हैं। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब होता है ये किसी सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर बाहर आने देती है, इसलिए इसे सेमी परमिएबल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सेंटर में आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इट इज द डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर में ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स, DNA, RNA। ये हमारे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो क्रोमोसोम कैरी करती है और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी जितनी भी हमारे शरीर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहीं पर स्टोर होती है, और ये न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी प्लेस है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म यानी जेली जैसा होता है, ना ही बहुत लिक्विड ना ही बहुत हार्ड, सॉलिड। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनल दिखाई दे रहा है, इनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। हमारे इस चैप्टर में हमें सेल ऑर्गेनल के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा सबके फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस के अराउंड आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक reticulum. This endoplasmic reticulum, they are sheet-like, tube-like, membranous structure. membrane जैसा दिख रहा है, शीट जैसा दिख रहा है, इसे कहते हैं endoplasmic reticulum. It is of two type, SER and RER. अब ये क्या है? तो आप देख रहे होंगे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चारों ओर छोटे छोटे दाने जैसे हैं। इन दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। अब जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है उन्हें हम SER कहते हैं। S मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
The endoplasmic reticulum which do not have ribosomes on their surface are called smooth endoplasmic reticulum, and the endoplasmic reticulum which have ribosomes on their surface are called rough endoplasmic reticulum. अब ये राइबोसोम का क्या फंक्शन है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हमने बताया जो भी हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है यानी हमारी सेल करती है, तो जो भी यहाँ पर सिंथेसाइज होता है उसमें ये हेल्प करता है और उन्हें पास होने में मदद करता है। लेकिन ये चीज़ें कौन सिंथेसाइज करता है? वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जैसे अभी बताया हमने ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर है ना जो सेल में प्रेजेंट होती है, इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जो भी हमारे सेल में बनता है उन्हें हम कहते हैं प्रोटीन। राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो भी प्रोटीन्स बने, ये यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज, ये गोल्जी बॉडी है उन प्रोटीन्स को रिपेयर करती है, उनमें कुछ डिफेक्ट हो तो उन्हें रिपेयर करती है। यानी इसका फंक्शन है पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। जैसे फैक्ट्री में कोई भी चीज़ जब सिंथेसाइज होता है, बनता है फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट, तो पहले उसकी चेकिंग की जाती है कि वो सही से बना है कि नहीं, और फिर उसके बाद पैकेजिंग की जाती है। तो वैसे ही ये गोल्जी बॉडी का काम पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड इन द सेल साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ स्पेस लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स है ना, वैक्यूल्स आर द ब्लैंक स्पेस इनसाइड द सेल। ये खाली स्थान जैसे होते हैं जो स्टोरेज का काम करती है, जैसे फूड होगा, वेस्ट होगा और जो भी अदर मोलिक्यूल्स वगैरह होता है उन्हें ये स्टोर करने का काम करता है। तो वैक्यूल का फंक्शन है स्टोरेज। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जैसे ये, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमें भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, उसे हम कहते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। पावर हाउस में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, पावर हाउस कहते हैं वैसे ही, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अलावा जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब ये सेल डिवाइड होते हैं तब सेंट्रियोल उसमें मदद करते हैं। जो अभी आपने स्ट्रक्चर देखा ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, दैट इज एनिमल सेल। एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस होता है, तो एनिमल और प्लांट के सेल में भी डिफरेंस होता है। ये सारे स्ट्रक्चर एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे प्लांट सेल में। प्लांट सेल में भी यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कुछ और अलग स्ट्रक्चर हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स क्या होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकती है, बट प्लांट्स जो होती है वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव नहीं कर सकते हैं ना। एनिमल कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दे हैव टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे गर्मी है, बारिश है, ठंड है, उसमें प्लांट को सर्वाइव करना होता है, इसलिए इन्हें बहुत रिजिड होना पड़ता है। इसलिए इनके जो आउटर मोस्ट सेल में आप देखोगे आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। सेल वॉल भी शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है, बट इसका मेन फंक्शन है इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन है ना, इनसे बना होता है। अब बाकी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं उनका सेम फंक्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। जो हमने एनिमल सेल में पढ़ा वही यहाँ पर भी फंक्शन है, पर इनमें कुछ अलग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast, it is a kind of plastids which store chlorophyll.
आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा ना, तो वो किसके प्रेजेंस में होती है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोफिल स्टोर करती है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल, इसलिए प्लांट जो होती हैं ग्रीन दिखाई देती है। यह एनिमल सेल में एब्सेंट है, सेल वॉल है एनिमल सेल में एब्सेंट है। इसके अलावा आप और जो बड़ा मेजर डिफरेंस आप देखोगे कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में था, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर में है, और यहाँ पर आपको बड़ा सा वैक्यूल दिखाई दे रहा है। यहाँ भी इसका फंक्शन स्टोरेज है। एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स थे, लेकिन यहाँ पर लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स हैं। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है एनिमल सेल कि यहाँ सेल वॉल इज एब्सेंट। हमने देखा ना कि यहाँ सेल वॉल नहीं होती, बट इन प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल इज प्रेजेंट। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस कि यहाँ सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल कंटेन करता है वो यहाँ पर एनिमल सेल में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। प्लांट they have chloroplast. Chloroplast is present. Next difference क्या है? In animal cell, nucleus is present at the center. Nucleus is present at center of the cell, है ना, सेंटर में प्रेजेंट होता है। बट इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द सेल। कॉर्नर में होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट कॉर्नर। अब वैक्यूल जो हमने देखा था, यहाँ पर स्मॉल साइज्ड वैक्यूल इज प्रेजेंट। स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स आर present and large number but in plant cell large sized vacuole is present. Large sized vacuole is present, but less in number। बहुत कम होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा होते हैं लेकिन छोटे साइज के होते हैं। इसके अलावा मेजर डिफरेंस आपने क्या देखा कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं। इन प्लांट सेल सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, आर एब्सेंट। सेंट्रियोल्स आर present but in plant cell centrioles are absent। अभी हमने देखा कि सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है। अब जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे हमने बताया, जो यूनिसेलुलर है वो तो अपना सारा जो भी फंक्शंस है वो एक ही सेल से परफॉर्म करते हैं, पर जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब सेल से बने होते हैं, पर ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। फ्रॉम टिश्यू organs are made, group of tissues form organ, and from
organ, many organ systems are formed, बहुत सारे organ मिलके organ system बनाता है. And last, organisms, बहुत सारे organ system तब साथ में function करते हैं, तब हम कहते हैं organisms, living organisms. तो मल्टी सेलुलर में ये सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है. अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एवरीवन.